स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। आज हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के विधानसभा चुनाव में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो इस समय रूलिंग पार्टी है, उसने अपने मैनिफेस्टो में यानी कि 7 प्रण जो उन्होंने गिनाए, उसमें पहले नंबर पे जो प्रण था, वो 1932 का खतियान लागू करने की बात थी। साथ ही सरना कोड लागू करने की बात थी। वहीं बीजेपी इस पूरे चुनाव में जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठा रही है, झारखंड में किस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो दो अलायंस झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, एक ही प्रॉब्लम को दो तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड चुनाव में फिर एक बार 1932 का खातियान क्यों चर्चा में है, क्यों सरना कोड और बीजेपी इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठा रही है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात झारखंड की। अब सवाल यह है कि इस चुनाव में 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में एक सिमिलैरिटी खास तौर से है और एक डिफरेंस है। एक सिमिलैरिटी यह है कि 2019 के चुनाव में भी 1932 का खातियान का जो मुद्दा था वो उठा था और 2024 के विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम ने इस मुद्दे को उठाया है और जेएमएम ने अपनी जो 7 कमिटमेंट यानी कि जेएमएम का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसने अपने 7 कमिटमेंट में से पहला जो कमिटमेंट गिनाया है कि 1932 का खातियान झारखंड में लागू करेंगे सरना कोड के साथ में। अब 1932 का खातियान क्या है? सवाल यह है कि जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी तो इस बात पर झारखंड की आइडेंटिटी बनी थी या उस राज्य को अलग किया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय झारखंड को इसलिए अलग किया गया था कि झारखंड में ट्राइबल की जनसंख्या जो है वो एक अलग जनसंख्या है और झारखंड की जो आइडेंटिटी है, जो ट्राइबल आइडेंटिटी के मुद्दे पर उस राज्य का निर्माण हुआ था। उसी मुद्दे पर जेएमएम जो झारखंड को अलग करने की मांग उठाती रही थी और उस आंदोलन की एक तरह से मुख्य कर्ता धर्ता थी और उसके आंदोलन के बनिस्पत ही झारखंड का निर्माण हुआ 2000 में, जब वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया। तो उस दौर से, उस जमाने से ये मुद्दा है कि झारखंड के असली निवासी कौन हैं, यानी कि झारखंड के ओरिजिनल जो लोकल्स हैं, वहाँ की जो डोमिसाइल है, उसके मुताबिक वहाँ के असली निवासी कौन हैं। झारखंड जेएमएम यानी कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, जो इस समय रूलिंग पार्टी है, उसने बार बार ये कहा है कि जो 1932 का लैंड सर्वे है, उसके आधार पर जो एंसेस्टर झारखंड में 1932 के लैंड सर्वे में हैं या उससे पहले के हैं, वही झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। उसके बाद के जो माइग्रेंट हैं, उनको मूल निवासी नहीं माना जाएगा 1932 के खातियान के मुताबिक। अब सवाल ये है कि जेएमएम इस मुद्दे को क्यों उठाना चाह रही है? जेएमएम की जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, जो पॉलिटिकल मोटिव है, वो बहुत साफ है। अगर आप झारखंड में देखें कि जेएमएम का जो वोट बैंक है वो क्या है? जेएमएम का जो वोट बैंक है 15% मुसलमान, मुस्लिम कम्युनिटी जो झारखंड में रहती है और 26% जो ट्राइबल की जनसंख्या है। जेएमएम का जो कोर वोट बैंक है 26% और 14-15% यानी कि 41% का जो वोट बैंक है, वो जेएमएम को एक तरह से सत्ता दर सत्ता और या फिर साल दर साल जो चुनाव में विजयी बनाता रहा है। बीजेपी का वोट बैंक क्या है? बीजेपी को थोड़ा बहुत ट्राइबल वोट बैंक मिल जाता है, मुसलमान का वोट बीजेपी को मिलता नहीं है। जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, जो ज़्यादातर बिहार से वहाँ पर झारखंड में जब डिवीज़न हुआ तो वहाँ पे आ गए, तो यानी कि वो 1932 के खातियान में नहीं आते हैं। उनमें से बहुत कम संख्या है जो 1932 के खातियान में आते हैं। तो जो ज़्यादातर जो माइग्रेंट हैं, वो बीजेपी का वोट बैंक है। अब इस प्रॉब्लम को, यानी कि वहाँ का मूल निवासी कौन है, इस मुद्दे पे, इस नारे पर ही 2019 में जेएमएम ने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में जेएमएम की जीत हुई थी, क्योंकि रघुवर दास की जो सरकार थी, वो जो डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर और किस तरह से वहाँ की जो लैंड पॉलिसी है, उसको लेकर जो रघुवर दास की सरकार ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, उससे एक इमेज बन गया था कि रघुवर दास की जो सरकार है वो एंटी ट्राइबल है और उस आधार पर ट्राइबल ने, यानी कि जनजातीय जो कम्युनिटी है, जो आदिवासी हैं,
उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया और बीजेपी को यहाँ तक कि जो ट्राइबल की 28 रिजर्व सीट है, वहाँ पे बीजेपी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया था। बीजेपी को सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें मिली थी। चूँकि लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था, लोगों को लगता था कि रघुवर दास की जो सरकार है, वो कहीं न कहीं ट्राइबल की ज़मीन छीनना चाहती है, उस लैंड पॉलिसी में को डाइल्यूट करके, और उसी तरह से डोमिसाइल पॉलिसी में रघुवर दास की सरकार ने जो कट ऑफ लिमिट माना था, वो 1985 का माना था कि यानी कि 1985 तक जो झारखंड में रह रहे हैं, वो झारखंड के मूल निवासी माने जाएँगे, जो कि जेएमएम नहीं मानती है। जेएमएम का कहना है कि 1932 का जो लैंड सर्वे है, उसको एक कट ऑफ डेट माना जाना चाहिए, और इस आधार पर रघुवर दास की सरकार बाहर हो गई थी सत्ता से, जेएमएम सत्ता में वापस आ गई। अब फिर से जेएमएम उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से जेएमएम की सरकार ने पहले इस बिल को, 1932 का जो खातियान बिल है, पहले विधानसभा से पारित कराया, 2022 में पारित कराया, फिर 2023 में पारित कराया, राज्यपाल को भेजा, राज्यपाल ने उस बिल को मंजूरी नहीं दी, और चूंकि जेएमएम उस बिल को पारित कराने में उन्होंने एक उसमें टेक्निकल पेचीदियां लगा दी थी कि इसको 9th शेड्यूल में रखा जाना चाहिए ताकि इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो सके, और इसलिए उन्होंने सेंटर के पाले में गेंद डाल दिया था। अब बीजेपी जो झारखंड स्टेट जहाँ पे 26% यानी कि 26% ट्राइबल की जनसंख्या है, जहाँ पे आदिवासी एक तरह से डोमिनेंट वहाँ की कास्ट है, कम्युनिटी है, रिलीजन आप उसको कह सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करती रही है। चूँकि जब पहली बार झारखंड का निर्माण हुआ तो बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी, और बाबूलाल मरांडी ने इस डोमिसाइल इशू को एड्रेस करने के लिए जो जेएमएम जिस तरह से 1932 के खातियान की बात करती रही है, बाबूलाल मरांडी ने भी 1932 के खातियान को लैंड सर्वे को आधार बनाना और डोमिसाइल पॉलिसी उन्होंने नोटिफाई करने की घोषणा की। लेकिन उसका काफ़ी विरोध हुआ, यहाँ तक कि कैबिनेट में विरोध हुआ, और जो नॉन ट्राइबल थे, जो माइग्रेंट थे, उन लोगों ने उसका काफ़ी विरोध किया, और जिसके कारण 6 लोगों की जानें गई, और उसी चक्कर में बाबूलाल मरांडी की सरकार चली गई। बाद में बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने वहाँ के, लेकिन अर्जुन मुंडा चालाकी से वो जानते थे कि इस मुद्दे को छूने का मतलब है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। इसीलिए अर्जुन मुंडा ने उस मुद्दे से किनारे कर लिया। उन्होंने कमिटी बना दी इस मुद्दे को डेलिब्रेट करने के लिए, वो कमिटी बैठी रही, उन्होंने रिपोर्ट दी, लेकिन रिपोर्ट के आधार पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब रघुवर दास दोबारा 2014 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1985 का खातियान डोमिसाइल पॉलिसी को आधार माना, और जिसके आधार पर रघुवर दास की सरकार चुनाव में 2019 में बाहर हो गई। 2022 में जेएमएम फिर से इस खातियान बिल को लाती है, और वहाँ पे उन्होंने असेंबली में पारित कराया, और फिर से उन्होंने अपने 7 प्रण में इसको प्रमुखता के आधार पे रखा है। अब सवाल ये है कि जेएमएम इस बिल के ज़रिए या इस मुद्दे को उठा करके अपनी जो ट्राइबल कंस्टिट्यूएंसी है उसको कंसोलिडेट करना चाहती है, और ख़ास करके जो नॉन ट्राइबल में जो मूलवासी हैं, जो 1932 या उससे पहले के बसे हुए हैं, जो कि माइग्रेंट का विरोध करते हैं, जो माइग्रेंट अलग-अलग इंडस्ट्री के कारण, जैसे टाटा हो या अडानी के पावर प्लांट हो, या तमाम इस तरह के जो झारखंड में पावर प्लांट लगे, उसके कारण वहाँ की औद्योगिकीकरण के कारण ढेर सारे लोग बाहर से वहाँ पर आकर बसे, वो कहीं न कहीं जेएमएम के वोटर नहीं हैं, और इसीलिए जेएमएम अपने वोट सपोर्ट बेस को कंसोलिडेट करने के लिए, मूलवासी और ट्राइबल को कंसोलिडेट करने के लिए सरना कोड और 1932 के खातियान का मुद्दा उठा रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी इससे कैसे लड़े? तो बीजेपी इसलिए इस मुद्दे को बहुत ही स्ट्रैटेजिक ढंग से डील करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो सपोर्ट बेस है, वो माइग्रेंट लोगों का है, और बीजेपी अगर इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा मुखर रहेगी, तो जो माइग्रेंट वोट बैंक है, वो भड़क जाएगा, वो गुस्से में आ जाएगा। तो इसीलिए बीजेपी एक तरह से इसको साइलेंटली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की बात कहकर इसको डील करना चाहती है। लेकिन जो असली मुद्दा है ट्राइबल आइडेंटिटी का, जिसके आधार पे जो पिछले 2 चुनाव में, 2019 के चुनाव में बीजेपी को ट्राइबल पूरे इलाके में ट्राइबल का जो वोट बैंक है उसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 5 ट्राइबल लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी का वहाँ पे पाँचों लोकसभा की चुनाव सीटें हार गई। तो बीजेपी ट्राइबल इशू को एड्रेस करने के लिए उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठाया है।
अब इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा बीजेपी क्यों उठा रही है? आप देखें कि इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दे से बीजेपी हर राज्य में जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या है, बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में सफलता मिली है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, जहां पे वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की बात उठाती रही है, या फिर आसाम हो, जहां पर वो इन्फिल्ट्रेशन की बात उठाकर हिंदुओं का वोट उनको मिलता रहा है, या फिर बिहार का सीमांचल इलाका है, जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी जनसंख्या है। वैसे ही झारखंड में 15% मुसलमान की जनसंख्या है। अब बीजेपी अगर बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा वहां पे उठाती है और वो कहती है कि किस तरह से ट्राइबल की जनसंख्या 1950, 1951, 49 के सेंसस के बाद लगातार कम होता जा रहा है। जो बीजेपी कहती रही है कि 44% ट्राइबल की जनसंख्या थी, जो घटकर 28% पे आ गई है झारखंड में, तो उसकी बड़ी वजह है इन्फिल्ट्रेटर का वहां पे आना। और वो इन्फिल्ट्रेटर बिहार के नहीं हैं, बल्कि वो बांग्लादेश से आए हुए इन्फिल्ट्रेटर हैं, और उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं या फिर क्रिश्चियन भी हैं। तो इस तरीके से बीजेपी उस ट्राइबल की जो जनसंख्या जो डिक्लाइन हो रही है, उसके फैक्टर के रूप में बीजेपी इन्फिल्ट्रेशन को मुद्दा मान रही है। और इसलिए इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी जो 41% जो जेएमएम का कैप्टिव ऑडियंस है, वोट बैंक है, उसके समानांतर जो बाकी 60% जो हिंदू वोट बैंक है, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश में है। जेएमएम का की जो नज़र है वो 15% और 26% पे है, चाहे वो सरना कोड का मुद्दा उठाकर, चाहे वो 1932 के खातियान के मुद्दे को उठाकर वो उस वोट बैंक को कैप्चर करना चाहती है। तो बीजेपी इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठाकर वो जो 60% जो हिंदू आबादी है झारखंड की, जिसमें कि ओबीसी हैं, अपर कास्ट हैं, उनको कंसोलिडेट करना चाहती है। और साथ ही यूसीसी से ट्राइबल को बाहर रख के ट्राइबल जो वोट बैंक जो बीजेपी का छिटका है पिछले 2 चुनाव में, उसको वापस लाने की स्ट्रैटेजी इस समय झारखंड में चल रही है। अब सवाल है कि इन दोनों स्ट्रैटेजी में किसकी स्ट्रैटेजी सफल होती है, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी खास करके ट्राइबल बेल्ट में पेनिट्रेट करने की कोशिश में है, अपने वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश है, और हेमंत सोरेन का पूरा इरादा है जो उनका अपना सपोर्ट बेस है उसको कैसे बचाएं, इंटैक्ट रखें। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें